26/11 जैसे भयंकर हमले के बाद बहुत बड़ा आतंकी हमला था। कांग्रेस का पाकिस्तान से प्रेम नहीं रुका। देश मुंबई के हमले का ये न्याय मांग रहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस पाकिस्तान के साथ व्यापार करने में लगी थी। पाकिस्तान वहां से खून की होली खेलने वाले आतंकियों को भेजते रहे और कांग्रेस यहां अमन की आश के मुशायरे किया करती थी। मुशायरे होते थे। आज के देश के युवा ये बात सुनते होंगे तो उनको भी आश्चर्य होगा कि ऐसे लोग थे हमारे देश का काम करते थे। नेहरू जी ने इस ट्रीटी करी और क्या किया? ये जो पानी था, जो नदियां थी, जो भारत से निकल रही थी, उन्होंने 80% पानी पाकिस्तान को देने के लिए वो राजी हो गए। और इतना बड़ा हिंदुस्तान, उसको सिर्फ 20% पानी। कोई मुझे समझाए भाई ये कौन सी बुद्धिमानी थी? हमारे यहां से निकलती हुई ये नदियां और सिर्फ 20% पानी और 80% पानी उन्होंने उसको दिया जो देश खुलेआम भारत को अपना दुश्मन करार कर देता रहता है, दुश्मन कहता रहा। आजकल कांग्रेस के जो लोग हमें डिप्लोमेसी का पाठ पढ़ा रहे हैं, मैं उन्हें उनकी डिप्लोमेसी याद दिलाना चाहता हूं ताकि उनको भी कुछ याद रहे, पता चले। 26/11 जैसे भयंकर हमले के बाद बहुत बड़ा आतंकी हमला था। कांग्रेस का पाकिस्तान से प्रेम नहीं रुका। इतनी बड़ी घटना 26/11 की हुई थी। विदेशी दबाव में हमले के कुछ हफ्तों के भीतर ही कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर दी। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस सरकार ने 26/11 की इतनी बड़ी घटना के बाद भी एक भी डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। छोड़ो इधर, एक वीजा तक कैंसिल नहीं किया, एक वीजा तक कैंसिल नहीं कर पाए थे। देश पर पाकिस्तानी स्पॉन्सर बड़े बड़े हमले होते गए, लेकिन यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर रखा था। वो कभी वापस नहीं लिया था। एक तरफ देश मुंबई के हमले का ये न्याय मांग रहा था, दूसरी तरफ कांग्रेस पाकिस्तान के साथ व्यापार करने में लगी थी। पाकिस्तान वहां से खून की होली खेलने वाले आतंकियों को भेजते रहे और कांग्रेस यहां अमन की आश के मुशायरे किया करती थी। मुशायरे होते थे। हमने आतंकवाद और अमन की आस का ये वन वे ट्रैफिक बंद कर दिया। हमने पाकिस्तान का MFN का दर्जा रद्द किया, वीजा बंद किया। हमने अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी,
भारत के हितों को गिरवी रख देना, ये कांग्रेस की पार्टी की पुरानी आदत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिंधु जल समझौता है। सिंधु जल समझौता किसने किया? नेहरू जी ने किया। और मामला किससे जुड़ा था? भारत से निकलने वाली नदियां, हमारे यहां से निकली हुई नदियां, उसका वो पानी था। और वो नदियां हजारों साल से भारत की सांस्कृतिक विरासत रही है, भारत की चैतन्य शक्ति रही है। भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने में उन नदियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सिंधु नदी जो सदियों से भारत की पहचान हुआ करती थी, उसी से भारत जाना जाता था। लेकिन नेहरू जी और कांग्रेस ने सिंधु और झेलम जैसी नदियों पर विवाद के लिए पंचायत किसको दी? वर्ल्ड बैंक को दी। वर्ल्ड बैंक फैसला करे क्या कर रहा है? नदी हमारी, पानी हमारा। सिंधु जल समझौता सीधा सीधा भारत की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के देश के युवा ये बात सुनते होंगे तो उनको भी आश्चर्य होगा कि ऐसे लोग थे हमारे देश का काम करते थे। नेहरू जी ने इस ट्रीटी करी और क्या किया? ये जो पानी था, जो नदियां थी, जो भारत से निकल रही थी, उन्होंने 80% पानी पाकिस्तान को देने के लिए वो राजी हो गए। और इतना बड़ा हिंदुस्तान, उसको सिर्फ 20% पानी। कोई मुझे समझाए भाई ये कौन सी बुद्धिमानी थी? कौन सा देश हित था? कौन सी डिप्लोमेसी थी? क्या हालत करके बना के रखा था आप लोगों ने? इतनी बड़ी आबादी वाला हमारा देश, हमारे यहां से निकलती हुई ये नदियां, और सिर्फ 20% पानी, और 80% पानी उन्होंने उसको दिया जो देश खुलेआम भारत को अपना दुश्मन करार कर देता रहा है, दुश्मन कहता रहा। और ये पानी पर किसका हक था? हमारे देश के किसानों का, हमारे देश के नागरिकों का। हमारा पंजाब, हमारा जम्मू कश्मीर देश के एक बहुत बड़े हिस्से को इन्होंने पानी के संकट में धकेल दिया, इस एक कारण से। और राज्यों के भीतर भी पानी को लेकर के आपस में संघर्ष पैदा हुई है, प्रतिस्पर्धा पैदा हुई, और उनका जिस पर हक था उस पर पाकिस्तान मौज करता रहा। और ये दुनिया में अपनी डिप्लोमेसी के पाठ पढ़ाते रहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर ये ट्रीटी न होती तो पश्चिमी नदियों पर कई बड़ी परियोजनाएं बनती। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, वहां के किसानों को भरपूर पानी मिलता, पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहती। औद्योगिक प्रगति के लिए भारत बिजली बना पाता,
इतना ही नहीं, नेहरू जी ने इसके उपरांत करोड़ों रुपए भी दिए ताकि पाकिस्तान नहर बना सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, इससे भी बड़ी बात, देश चौंक जाएगा। ये चीजें छिपाई गई है, दबा दी गई है। कहीं भी बांध बनता है तो उसमें एक मैकेनिज्म होता है उसकी सफाई का, डीसिल्टिंग का। उसमें जो मिट्टी भर जाती है, बाकी घास वगैरह आकर के भर जाता है तो उसकी कैपेसिटी कम होती है, तो उसकी सफाई के लिए यानी इनबिल्ट व्यवस्था होती है। नेहरू जी ने पाकिस्तान के कहने पर यह शर्त स्वीकार की है कि इन बांध में जो मिट्टी आएगी, कूड़ा कचरा आएगा और बांध भर जाएगा, इसकी सफाई नहीं कर सकते, डीसिल्टिंग नहीं कर सकते हैं। बांध हमारे यहां, पानी हमारा, लेकिन निर्णय पाकिस्तान का कि आप डीसिल्टिंग नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, जब इस बार मैं डिटेल में गया तो एक बांध तो ऐसा है कि जहां ये डीसिल्टिंग के लिए जो गेट होता है ना, उसको वेल्डिंग कर दिया गया है ताकि कोई गलती से भी खोल करके मिट्टी को निकाल ना दे। पाकिस्तान ने नेहरू जी से लिखवा लिया था कि भारत बिना पाकिस्तान की मर्जी अपने बांधों में जमा होने वाली मिट्टी साफ नहीं करेगा, डीसिल्टिंग नहीं करेगा। ये समझौता देश के खिलाफ था और बाद में नेहरू जी को भी ये गलती माननी पड़ी। इस समझौते में निरंजन दास गुलाटी करके एक सज्जन उसमें जुड़े हुए थे। उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि फरवरी 1961 में नेहरू ने उनसे कहा था, गुलाटी, मुझे उम्मीद थी कि यह समझौता अन्य समस्याओं के समाधान का रास्ता खोलेगा, लेकिन हम वहीं हैं जहां पहले थे। ये नेहरू जी ने कहा। नेहरू जी केवल तत्कालिक प्रभाव देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम वहीं के वहीं हैं, लेकिन सच्चाई ये कि इस एग्रीमेंट के कारण देश बहुत पिछड़ गया, देश बहुत पीछे चल गया और देश का बहुत नुकसान हुआ। हमारे किसानों को नुकसान हुआ, हमारी खेती को नुकसान हुआ। और नेहरू जी उस डिप्लोमेसी को जानते थे जिसमें किसान का कोई वजूद ही नहीं था। यह हाल करके रखा था उन्होंने। आदरणीय अध्यक्ष जी, पाकिस्तान आगे दशकों तक भारत के साथ युद्ध और छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर करता ही रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने बाद में भी सिंधु जल समझौते की तरफ देखा तक नहीं, नेहरू जी की गलती को सुधारा तक नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, लेकिन अब भारत ने पुरानी गलती को सुधारा है, ठोस निर्णय लिया है। भारत ने नेहरू जी द्वारा किए गई बहुत बड़ी ब्लंडर, सिंधु जल समझौते को देश हित में, किसानों के हित में एबेंस में रख दिया है। देश का अहित करने वाला ये समझौता अब इस रूप में
आगे नहीं चल सकता। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। माननीय सदस्य, आप बहुत देर हो गई, आप उपनेता हैं, ये तरीका आप बैठे बैठे टोकते हैं, प्लीज, ये शोभा नहीं देता आपके लिए। बैठिए 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 आदरणीय, बैठिए, शोभा नहीं देता आपका। अध्यक्ष जी, आप उपनेता, अपनी मर्यादा बना के रखें। चल बैठिए। वहां बैठे साथी आतंकवाद पर लंबी लंबी बातें करते हैं। जब ये सत्ता में था, जुड़े हुए हैं, जब इनको राज करने का अवसर मिला था, तब देश का हाल क्या है, क्या रहा था, वो आज भी देश भूला नहीं है। 2014 से पहले देश में असुरक्षा का जो माहौल था, अगर वो आज याद भी करे ना, तो लोग सिहर जाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबको याद है, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको पता नहीं है, हम सबको पता है। हर जगह पर अनाउंसमेंट होता था, रेलवे स्टेशन पर जाओ, बस स्टैंड पर जाओ, एयरपोर्ट पर जाओ, बाजार में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, जहां भी भीड़ होती है, कोई भी लावारिस चीज दिखे छूना मत, पुलिस को तुरंत जानकारी देना, वो बम हो सकता है। हम 2014 तक यही सुनते आए थे, ये हालात करके रखा था। देश के कोने कोने में यही हाल था। माहौल ये था कि जैसे कदम कदम पर बम बिछे हैं और खुद को ही नागरिकों ने बचाना है, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे, अनाउंस कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की कमजोर सरकारों के कारण देश को कितनी जानें गंवानी पड़ी, हमें अपनों को खोना पड़ा।